हेलो फ्रेंड्स, सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे CAPFAC 2025 की पेपर वन स्ट्रेटजी। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम नए जो ट्रेंड के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिले हैं 2024 एग्जामिनेशन की, उसके बेसिस पर हम एक नई स्ट्रेटजी पर डिस्कशन कर रहे होंगे। काफ़ी ये डिटेल्ड रहेगा बिकॉज इसमें हमने 2024 के पेपर को बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ किया है। इसके हम एग्जैक्ट सोर्सेज भी आपको दिखाएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिले थे और क्या क्या उसके बेसिस पर चेंजेस करने की ज़रूरत है। उससे पिछले के 5-10 साल के तो हमने अच्छे से एनालाइज़ कर ही रखा है। बाकी दिस इज़ अबाउट मी, जो हमारे चैनल पे नए हैं। सो मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आई हैव क्लियर्ड द CAPFAC एग्जामिनेशन थ्राइस 2021, 2 एंड 3। ठीक है। सो उससे पहले के क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर रखे हैं, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए 2024 का पेपर, बिकॉज इसमें हमें देखने के लिए मिले हैं नए टाइप के क्वेश्चंस, तो उसे किस तरह से टैकल किया जा सकता था और उसके लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए। कंप्लीट आप मान सकते हैं 8 से 10 या 1 साल के लिए, उस पर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, देखिए इसके बाद हम यहाँ पर एग्जैक्ट सोर्सेस ये सब देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिले थे और हमें क्या अप्रोच करना चाहिए। बट कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ। बिफोर दैट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा एज डिफेंस, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कर लीजिएगा एज डिफेंस और आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको अभी से ही समझ लेनी है कि हो सकता है 2025 में क्वेश्चंस जो हैं वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ सकते हैं। तो उसके लिए एक अप्रोच होती है। एग्ज़ाम में कोई भी पेपर आता है, जैसे 2024 का भी था, तो आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे जो 120 130 के आसपास तक जा पाए हैं, कुछ एक दो हैं जो 150 तक भी जा पाए हैं, बट कुछ जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो 120 130 या 110 के आसपास हैं। वो इसलिए कर पाए बिकॉज उन्होंने अच्छे से पेपर को अप्रोच किया। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि पेपर को अप्रोच करना भी आपको आना चाहिए, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट फेज़ में आप चाहें और वो कर लें। तो अभी से टाइम है, तो उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, अगर इस साल के भी पेपर को देखते हैं 2024 के पेपर को, या आगे भी जो पेपर्स आएंगे, इसमें भी आप देखेंगे 50 to 55 क्वेश्चंस जो थे, मैं मैथ्स को हटा के बात कर रहा हूँ, वो आपके जो डायरेक्ट सोर्सेज जो आप पढ़ते हैं यूजुअली, जो हम CAPF के लिए रिकमेंड करते हैं, वहाँ से हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ थोड़े बहुत एप्लीकेशन थी, बट यहाँ इतना तक मिल जाता है। अब ऑब्वियस ही बात है कि ये सारे ही क्वेश्चंस अगर आपने बहुत अच्छे से ही पढ़ के रखा है तो 100% एक्यूरेसी तो कोई भी अचीव नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पर आप 80% 90% एक्यूरेसी आप अटेन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कि आपकी क्या प्रिपरेशन लेवल रही है। बट क्या इससे चीज़ें हो जाएंगी? नहीं। बाकी भी जो क्वेश्चंस है वहाँ पर भी आप लॉजिक, एलिमिनेशन, गेसेस, इस तरह से आप पहुँच सकते हैं, तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पार्ट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, बिकॉज आगे हम सोर्सेज और बुक लिस्ट की तो बात करेंगे, बट स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी क्लैरिटी आपको मिल जानी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे थोड़ा सा फोकस और ज़्यादा देने की ज़रूरत है, ताकि आप थोड़ा सा एप्लीकेशन पे काम कर पाएँ। यानी कि अपने नॉलेज को, जितना भी आपके पास नॉलेज है, उसको किस प्रकार से आप अप्लाई करके क्वेश्चंस जो हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? आपके लिए टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और सेकंड जो चीज़ है वो क्विजेज़ जो टेलीग्राम पे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब टेस्ट सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ में कैसे, जो CSE की टेस्ट सीरीज़ होती हैं, जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है उनकी आपको टेलीग्राम पे, गूगल पे, या अगर आप दिल्ली ये सब में रहते हैं तो वहाँ पर मिल जाती है, तो वहाँ से आपको करना है सॉल्व। ठीक है। अब इसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ में मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल के, इस कारण से मैं आपको स्टार्टिंग में ही जो क्रक्स है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सभी के मैं आपको 2024 के पेपर में दिखाऊंगा कैसे एग्जैक्टली वो यूज़ हो रहे थे। तो जो टेस्ट सीरीज़ में आते हैं क्वेश्चंस, उनमें लेट से कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आप आमतौर पे नहीं पढ़ते हैं अपने ट्रेडिशनल बुक्स में, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल सोर्स आप देखेंगे, मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया, इस साल भी अगर आप देखेंगे 50-55% क्वेश्चन, 50-55 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको कोई भी जो एग्जैक्ट सोर्सेज हैं वहाँ नहीं मिलेंगे। अब ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको हिस्ट्री के लिए 10 सोर्सेज बता दूँ कि देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आए, एक क्वेश्चन यहाँ से आए, तो आप 10 ये पढ़ लीजिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो 2-4 सोर्सेज है वही हम बात करेंगे, बट जो बाकी क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं उनके लिए हम क्या अप्रोच रख सकते हैं, उस पर मेरी बात होगी यहाँ पर। तो हमें करना क्या होगा कि जो टेस्ट सीरीज़ में आपको टॉपिक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जो थोड़े से अलग टाइप के टॉपिक्स मिल रहे हैं, उन पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। उससे रिलेटेड आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है।
फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है PYQs का। देखिए PYQ से बेनिफिट क्या मिलता है, क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं ये तो बेनिफिट मिलेगा ही, क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं, ऑप्शंस किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट है। बट PYQs की एनालिसिस यानी कि उसकी जो ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड जो डिटेल है, यानी अगर कोई भी UPSC ने क्वेश्चंस में अगर लेट से कोई टर्म मेंशन कर दिया है, भले ही वो उसका आंसर ना हो, बट अगर वो नाम वो टर्म मेंशन किया गया तो उससे रिलेटेड जानकारी आपके पास होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए बट होनी चाहिए। मैं इस पेपर में भी दिखा दूंगा कि आपको कितने सारे क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली PYQs में मतलब एज इट इज़ तो नहीं आए थे, लेकिन काफ़ी सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारे मैं भी आपको दिखाऊंगा, कुछ तो CAPF वाले भी थे, कुछ CSE वाले भी थे। तो इस कारण से PYQs का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इस तरह के अनकन्वेंशनल पेपर को एग्जैक्ट सोर्सेज से टैकल कभी नहीं किया जा सकता। तो इंपॉर्टेंट ये है हमें समझना कि किस प्रकार से हम इस तरह के पेपर को टैकल कर सकते हैं। बाकी सोर्सेज की तो हम बात करेंगे ही। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखने की ज़रूरत है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, PYQs पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें आप देखेंगे हर वीक में आपको एटलीस्ट एक लेक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। मैं मैक्सिमम 2 दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम की कमी होने की वजह से मैं नहीं दे पाऊंगा। बट हाँ ये है, वो सीरीज़ को हम लंबे समय तक कंटिन्यू रखेंगे तो काफ़ी सारे आपको लेक्चर्स उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वहाँ पे देखेंगे कि आप डिटेल हम चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर लिए कि किस तरह से इस तरह के अनकन्वेंशनल पेपर्स को टैकल किया जा सकता है। फिर अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हो सके तो आपको हर सेगमेंट पे थोड़ा काम करना है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक्स आप छोड़ के जाएंगे, जैसे कि इस बार इकोनॉमिक्स से अच्छे क्वेश्चंस आए थे। पॉलिटी तो वैसे कोई छोड़ते नहीं है, कोई साइंस छोड़ दिया, कोई मैथ्स छोड़ दिया, तो वैसा आपको नहीं करना है, ठीक है। हर सेगमेंट पे थोड़ा थोड़ा आपको फोकस करना है, बिकॉज आप देखेंगे कि कोई ना कोई सेक्शन जो होता है वो हर पेपर में ऐसा आ जाता है जहाँ पर हमें थोड़ा सा एज लेने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो वो काम कब हो सकता है, जब हमने सारी चीज़ों को कर रखा है। जो थोड़े डिफिकल्ट है, मैं मान सकता हूँ कुछ स्टूडेंट को लेट से साइंस उतनी नहीं आ रही, तो आप एटलीस्ट बेसिक करके जाएं कि बेसिक 2-4 सवाल जो वहाँ से आएंगे वो आप एटलीस्ट कर लें। जैसे इस पेपर में भी देखेंगे तो जिन स्टूडेंट की ज्योग्राफी अच्छी हो, थोड़ी साइंस अच्छी हो, मैथ्स अच्छी हो, तो उन्होंने थोड़े से अच्छे से या करंट अफेयर अच्छे से कर रखा हो, तो वो इस पेपर को थोड़ा सा टैकल आराम से कर पाए होंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। बाकी मेंटली प्रिपेयर तो आपको रहना ही है, तो वो चीज़ों की बात भी हम करेंगे, ठीक है। तो इस कारण से आपको इस तरह से चीज़ों को देखना है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे, सोर्सेज की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं, पहला हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ज्योग्राफी। अगर आपने इस बार भी 2024 के पेपर में देखा हो तो ज्योग्राफी एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब CAPF के लिए हो जाता है, बिकॉज यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, या जो कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं वो टैकल हो सकते हैं। पिछले 3-4 सालों के भी पेपर में, जैसे 2023 में भी हमें थोड़ा सा स्लाइट हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पे भी हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं वो आमतौर पर जो हम ट्रेडिशनल सोर्सेज हम फॉलो करते हैं वहाँ से हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर हम देखें ऑन एंड अराउंड हमें 20 के अराउंड क्वेश्चंस या 20+ क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, टू बी प्रिसाइज लाइक 22-24 के आसपास हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर NCERT का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जैसे इस साल भी अगर आप देखेंगे तो ऑन एंड अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली आपके NCERT से हो जा रहे थे। अब NCERT में भी अगर हम बात करें तो वैसे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि 6 से 12 तक की टोटल आपकी 9 NCERT बुक्स होती हैं, वो सभी को आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। बट आपको ही पता है कि इसमें 11th की जो 2 बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आपके 10 के अराउंड क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से आपके डायरेक्टली हो रहे थे। तो इस कारण से NCERT का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और सोर्स आपका इसमें चेंज नहीं होगा, 6 to 12 ही आपको करके जाना है। जैसे हर साल आप देखेंगे 2-4 सवाल ज्योग्राफी में भी इधर उधर से आ जाते हैं, कभी कदार GC लॉन्ग से आ जाते हैं, कभी इधर उधर से आ जाते हैं, तो उनको आपको टैकल करना है विद द हेल्प ऑफ जो नॉलेज है, वो सोर्सेज चेंज नहीं करने। सोर्सेज हमारा प्री डिफाइंड रहेगा कि NCERT, बट NCERT में थोड़ा फोकस क्या करना है, जो थोड़े बहुत बॉक्सेस वाले कंटेंट हैं या जो फिगर्स ये सब दिए गए हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। रॉक साइकिल हो गया या ग्रीन हाउस गैस वाला क्वेश्चन हो गया, तो इन सभी पे आपको देखेंगे कि आपकी जो बॉक्सेस से क्वेश्चंस हैं या फिगर्स जो दिए गए हैं वहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो उन पे आपको काम करना है। बाकी हर साल आपको मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, तो मैपिंग में भी मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी यानी इंडियन मैपिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं CAPF की, तो वहाँ पर वर्ल्ड मैपिंग का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो इसलिए वर्ल्ड मैपिंग पर फोकस करना है। अब वर्ल्ड मैपिंग में भी अगर हम देखें या कोई भी जनरल मैपिंग पर भी देखें तो 2 तरह के सवाल हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक तो बेसिक
यानी जो हम ट्रेडिशनली पढ़ते हैं, जैसे कि ब्लैक सी के कितने बॉर्डरिंग कंट्री, कैस्पियन सी के कितने बॉर्डरिंग कंट्री, रेड सी के बगल में कौन सी कंट्री, तो इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो वो आपके बेसिक में हो गए जो आप मैपिंग में आमतौर पर करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे इस साल आपको अरेबियन पेनिनसुला वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिला, वो आमतौर पर आप ट्रेडिशनल जब भी मैपिंग करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को कवर करते हैं। लेकिन एक होता है करंट बेस्ड मैपिंग आता है, जैसे इस साल अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन से पूछा गया था, हो सकता है इजराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ लेते। तो जो भी कंट्री बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है न्यूज़ में, उनसे रिलेटेड आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज़ या कोई अगर ओशन या सी न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपको बेसिक और एक करंट से आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस कारण से आपको मैपिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैपिंग के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यूट्यूब पर, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, इनकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग पे, इंडियन मैपिंग थोड़ा सा अगर आप उतना फोकस नहीं भी करते चल जाएगा, वैसे टाइम है अभी तो आपको दोनों ही करना चाहिए, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि CAPF के लिए वर्ल्ड मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहले भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर आप जाके देखिए, सोनरन पूछा हुआ है CAPF में, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन सी पास करती है वो पूछ रखा है, जिम्बाब्वे वाली बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ रखी है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन CAPF में पहले पूछे जा चुके हैं, ज़्यादातर आपको वर्ल्ड मैपिंग से देखने के लिए मिलेंगे। एक बुक अगर आप देखते हैं स्पेसिफिकली क्लास 11th की प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी है, वो थोड़ा सा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार देख सकते हैं, छोटी सी बुक है। क्यों देख सकते हैं, इस साल भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको याद होगा, ग्रेट सर्कल से पूछा गया था, वो भी आपको यहीं से देखने के लिए मिलता है। तो हर साल आप देखेंगे 1-2 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक वाले हो जाते हैं, और छोटी सी बुक है, एक बार ग्लिम्स करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अभी टाइम भी आपके पास, तो अगर ये आप कर लेते हैं तो वो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है ज्योग्राफी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे NCERT से नहीं हो रही थी, बट वो उतने डिफिकल्ट नहीं थे अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना रखी है तो अब ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि पहले क्या था कि बहुत ही डायरेक्ट टू द पॉइंट NCERT से क्वेश्चन आ जाते थे, तो उतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं भी है तो आप आंसर को दे ही पाते थे। बट अब अगर आप देखेंगे नेचर ऑफ क्वेश्चन, तो वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अगर आपको टैकल करना है जो थोड़े से अलग भी आ रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेट से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन सभी से रिलेटेड, उनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए टेस्ट सीरीज़ का यहाँ बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। जो भी आप थोड़े बहुत टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे, जैसे लैंडफॉर्म अगर 1-2 अलग नाम आपको दिख गए तो उनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत नोट कर लिया कि ये रीजनल है, डिपोजिशनल है, कौन बना रहा है, विंड बना रहा है या स्नो बना रहा है, कौन बना रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ी बहुत देख सकते हैं। बाकी आपका PYQs का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसमें। तो PYQs को आपको बहुत अच्छे से करना है। मैंने आपको बताया PYQs को आपको थोड़ा बैकवर्ड एनालिसिस के साथ करना है, ऑप्शन सारे को देखना है। जैसे अगर आप सी लॉस से जो क्वेश्चन आया था वो आप देखेंगे CSE में हमें देखने के लिए मिलता है। पोर्टलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है वो NDA में भी आ चुका है या आपके CEDS में भी आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। इसके बाद एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। देखिए एनवायरनमेंट में इस साल भी आप देखेंगे 1-2 क्वेश्चन थे, पहले आते थे क्वेश्चन, बीच में 1-2 साल बंद हो गए थे। एनवायरनमेंट है बहुत ही बेसिक है, इस साल भी देखेंगे सेम वही ट्रेंड है जो मैं हमेशा से बताता हूँ। अगर ये 2 चीज़ करके जाते हैं तो एनवायरनमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। एक है हमारा बेसिक में हमारे जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, बायो रेमिडिएशन, बायो मैग्निफिकेशन, इस तरह के ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, एनर्जी लेवल क्या होती है, 10% रूल क्या होती है, इस तरह के जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको करनी है। उसके लिए सोर्सेज बहुत ही सिंपल है। अगर आप क्लास 12th की जो बायो की बुक है, बायो की बुक, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स करते हैं तो वहाँ से भी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी अगर आप बेसिक जो CSE की काफ़ी सारे आपको रिवीजन बुकलेट्स देखने के मिल जाते हैं, उसमें स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स होते हैं, वहाँ पर आपको करना है। जैसे आजकल जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर, वहाँ से भी जो बेसिक्स हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट ये वो, तो वहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जो बेसिक डेफिनेशन वाले सवाल होते हैं वो आपको करने हैं। और दूसरा कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं वो सारे आपको अच्छे से करके जाने हैं। ये 2 अगर आप करके जाते हैं 3 से 4 सवाल आएंगे एज इट इज़ वहीं से आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है इस तरह के पेपर में कि जहाँ से क्वेश्चन निकल रहे हैं वो एक एक करके हमें निकालने होते हैं, क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन हो जाता है। आप देखेंगे इस बार जो कट ऑफ भी है कम रहेगी, तो आप देखिएगा आपको कि मार्जिन काफ़ी कम हो जाता है। तो 2-4 सवाल भी आप एक्स्ट्रा बना लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो 2.66 का वेरिएशन हो जा रहा है, और उसको अगर सही कर लेते हैं तो 2.66 का आपको फ़ायदा मिलता है। 10 क्वेश्चन में तो 26 नंबर बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखिए इकोनॉमिक्स में आपको दिखेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगातार बढ़ रहे हैं, बट एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कम हो रहे हैं। तो ऐसा मैं आप बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ के चले जाइए और उससे हो जाएंगे। हाँ, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के जाएंगे 3 से 4 सवाल आराम से आप करेंगे, बट बाकी जो सवाल हैं वो कहाँ से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो करंट अफेयर से देखने के लिए मिल रहे हैं। करंट अफेयर में भी मैं 2 पार्ट में बात करूँगा। एक तो बेसिक करंट अफेयर है, 3 से 4 सवाल यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये बेसिक 1 लाइनर है, 100% एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मैगजीन 6 से 8 महीने की आप कीजिए, वहाँ से आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, और वो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल और स्टेटमेंट वाली। इसके लिए देखिए प्री डिफाइंड कोई भी सोर्स नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ से एज इट इज़ 100% क्वेश्चन आ जाए, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि PD365 ये सब आप देख सकते हैं। डायरेक्टली हेल्पफुल ना भी हो तो भी आप जो वहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन करेंगे वो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कुछ स्कीम्स ये सब भी रहेंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से 1 से 2 सवाल हमें देखने के लिए मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपको करके जाना है। तो यहाँ पर 15 से ज़्यादा सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इकोनॉमिक्स को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। एनसीईआरटी आप कर सकते हैं, बट वहाँ से आपको 3 से 4 सवाल ही देखने के लिए मिलेंगे। मेन आपको थोड़े से करंट एस्पेक्ट पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है इसमें। इसके बाद हम आ जाते हैं साइंस पे। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी जिनकी थोड़ी साइंस बेहतर होगी उनको थोड़ा सा एज हमें देखने के लिए मिला होगा। पहले तो अराउंड 30 के आसपास टच कर जाती थी, बट 25-24 के आसपास सब क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर हम इसमें भी बात करें तो इसमें भी आज भी 80% ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। आगे भी आप देखेंगे कि 80% ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो बाहर से आएंगे, उसकी मैं सोर्स की भी बात करूंगा आपसे। पहले तो इस बार भी आप देखेंगे 15 to 18 क्वेश्चन जो हैं वो आप एनसीईआरटी से कर सकते थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट 14 से 15 ही सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। 2 से 3 सवाल जो है वो आप उसके नॉलेज के बेसिस पर कर सकते थे। ठीक है, कुछ में एलिमिनेशन भी वर्क कर रही थी। तो इस कारण से जो सोर्सेज की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए 9th and 10th की सोर्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इकोनॉमिक्स की एक और मैं सोर्स की बात करूँ तो आप कोई भी जो बेसिक सीएसई की जो रिवीजन बुकलेट टाइप की आती है 100-120 पेजेस की, वो आप जरूर करके जाएं। उसमें जो बेसिक वाले सवाल आते हैं ना, मनी सप्लाई, मॉनेटरी टूल्स, ये सब वो बन जाते हैं। तो वो 2-4 सवाल यहाँ से निकल जाते हैं, इस कारण से आपको वो करने की ज़रूरत है। इसके बाद 9th-10th की एनसीईआरटी आपको करनी है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डायग्राम्स हैं या जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं जो आमतौर पर हम नेग्लेक्ट करते हैं, वो आपको अच्छे से करना है। यानी कि अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं उसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, बॉक्स में दिया है, कॉर्नर में दिया है, कहीं भी दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से करना है। कहीं कोई पर्पल बॉक्स बना हुआ है जैसे थीम से सब में, तो वो सारे आपको अच्छे से कर लेने। और बाकी जो छोटे मोटे चैप्टर्स भी होते हैं उनको भी आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी, आप ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं कि ऐसे एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन जो आमतौर पर नहीं पढ़ते हैं हम लोग, तो उनसे भी क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है। बाकी मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, यानी यहाँ पर भी अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना पाते हैं साइंस में तो वो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि वहाँ से आप जो एप्लीकेशन है उसे आप यूटिलाइज कर पाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कुछ क्वेश्चंस में वो वर्क कर रही थी। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स आपको थोड़ा काम करना होगा। बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स पे काम कर सकते हैं। बात करते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस की। फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूवी ग्लास हो गया, इस तरह के बुलेट प्रूफ जैकेट ये वो आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अगर लूसेंट है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो एक घटना चक्र है तो घटना चक्र को भी आप एक बार रेफर कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो ये फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस है वो टैकल हो जाते हैं। तो 3-4 सवाल अगर आप वहाँ से भी निकाल लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और घटना चक्र में क्या है कि आपको क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स के होंगे, स्टेट पीसेस ये सब के, तो वहाँ से भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी प्रैक्टिस पर्पज़ से भी। ठीक है, तो इस कारण से आप वो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सपेक्ट, तो हम जो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सो हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 15-16 क्वेश्चन जैसा कि आमतौर पे हमें देखने के लिए मिलता है, उतने ही हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। थीम्स की अगर बात करें तो 100% एक्यूरेसी वाली एरिया होती है। जैसे इस बार 2 से 3 सवाल हमें थीम से देखने के लिए मिले थे, तो ये 100% है। तो आप मान के चलिए कि 5 से 6 सवाल यहाँ पर आराम से आपको थीम्स की देखने के लिए मिलेंगी। तो इनको आपको अच्छे से करना है। थीम्स क्या है आपकी क्लास 12th की आपकी 3 एनसीईआरटी की बुक है, 1, 2, 3, और 1 में आपका एंशिएंट है, 2 में आपका मिडिवल है, 3rd में आपका मॉडर्न है। तो इनको आपको अच्छे से करना है, बिकॉज यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100% एक्यूरेसी से हो सकती है, तो इस कारण से आपको इसको अच्छे से कर लेना है। कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सपेक्ट, आपका मॉडर्न हिस्ट्री से भी जो 2 से 3 सवाल होते हैं वो डायरेक्ट ही होते हैं। तो अगर स्पेक्ट्रम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर सकते हैं तो आप सीएसई की कोई भी, जैसे कि ओनली आईएएस की उड़ान आती है तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री कैसा, ये 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ से आप आराम से 6 से 7, 8 सवाल निकाल सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी होती है हिस्ट्री में कि 50% ऑफ द क्वेश्चन हम किसी तरह निकाल लें।
बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की, तो काफ़ी सारे बुक्स हैं लाइक पूनम दलाल दहिया, वहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं, या उपेंद्र सिंह है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने देखा था लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे जो थे वो आपको हिस्ट्री करवा रहे थे काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली, बट देखेंगे वहाँ से भी आपको हेल्प उतनी मिलती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर इस तरह से होता है, स्टेटमेंट इस तरह के होते हैं कि उतना आपको हेल्प नहीं मिल जाता। इसके बेहतर है कि आप एंशिएंट एंड मिडिवल को कहीं से बेसिक कर लें, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक टाइमलाइन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी आप जो टेस्ट सीरीज़ ये सब सॉल्व करें वहाँ से आप टैकल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उतना मतलब उतना हेल्पफुल नहीं रह जाता। बहुत सारे आपके जो एफर्ट्स हैं वो फ्यूटाइल हो जाते हैं अगर आप हिस्ट्री में ज़्यादा लगाते हैं। तो हिस्ट्री में हमें वहाँ एफर्ट्स लगाने हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहे हैं तो हम मॉडर्न हिस्ट्री पर अच्छा फोकस करेंगे। हमें थीम से क्वेश्चन दिख रहे हैं तो हम थीम्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी एंशिएंट मिडिवल हम बेसिक नॉलेज रखेंगे, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, पॉलिटी का थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि पॉलिटी में जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं लगातार। बट आपको ही पता है कि यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही आपको 15+ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाए, और जैसे पहले आते थे पार्लियामेंट ये वो से क्वेश्चन वो ही आपको देखने के लिए मिल जाए। तो जो आपका ट्रेडिशनल सोर्स है लक्ष्मीकांत, वो तो आपको अच्छे से करना ही करना है। बाकी तो ऐसे भी पॉलिटी तो ज़्यादातर लोग करते ही हैं, तो वो कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो है कि केसेस, हर साल आप देखेंगे 2 से 3 सवाल जो हैं आपको केसेस से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर हो पाए, एक पीडीएफ है, आपको चाहिए होगी तो मुझसे आप ले सकते हैं, वो केसेस वाली पीडीएफ है, तो वहाँ से आप ना केसेस थोड़े बहुत देखना। ये नहीं कि सारे मग करने हैं, लेकिन हाँ थोड़े जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, डीसी वारधा केस ये तो आपका आ भी चुका है। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो थोड़े बहुत कर लीजिए। 2-4 सवाल वहाँ से हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर 4 सवाल या 3 सवाल भी आते हैं, उसमें से अगर हम 2 भी वहाँ पर कर पाते हैं तो वो हमें एज देता है बाकी की अपेक्षा में। बाकी अब क्या है, थोड़ा सा आपको फैक्चुअल एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा, यानी कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं हमारे पॉलिटी में उनको भी टैकल करना होगा। तो यानी जब आप पढ़ रहे हैं, अपनी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं कुछ, तो जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है उसको जैसे पहले नेग्लेक्ट कर देते थे, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं करना है अच्छे से। बाकी देखिए पॉलिटी में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आप अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे फिर से। तो वो पार्लियामेंट ये वो जो आप करते हैं वो अच्छे से करेंगे। तो इसके लिए सोर्स तो सिंपल है, लक्ष्मीकांत ही आपको करना है। मैथ्स में आ जाते हैं। मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है बिकॉज आपको समझना है कि मैथ्स में इस बारे 20 सवाल आए हैं, और मैथ्स बहुत ही ईजी है, 100% एक्यूरेसी हो सकती है वहाँ पे जो भी सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मैथ्स पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सोर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले PYQ करना है। कम से कम आप 10 साल के PYQs कीजिए और उसके बेसिस पर चैप्टर्स फाइंड आउट कीजिए। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं, तो उनको आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर्स आप नहीं कर पा रहे, वैसे तो टाइम है, थोड़ा अगर बेसिक से पढ़ लेते हैं आप इसको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैथ्स को भी एक जीएस का सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करें। ये नहीं कि मैथ्स एक सब्सिडरी है, साइड से देख लेंगे, ऐसा नहीं। अभी आपके पास 1 ईयर का टाइम है, 10 मंथ्स का टाइम है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि मैथ्स एक जीएस का सब्जेक्ट है और उसको एक वैसे ही ट्रीट करना है और उसको उतना ही टाइम देना है। आप 1-1.5 महीने टाइम दे दीजिए। 20 सवाल यहाँ से आते हैं, अगर आप 18 भी निकाल ले रहे हैं तो ये आपको क्लियर कट एज दे रहा है, ठीक है। तो इस कारण से अगर मैथ्स हो पाए तो आप करने की कोशिश करेंगे। इसमें PYQs को सॉल्व कीजिए और उसके बेसिस पर जो चैप्टर्स आपको लगते हैं कि हाँ ये चैप्टर से लगातार क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है और ये मेरा वीक चैप्टर है, तो उस पर आपको अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो मैथ्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती फिर भी आपको करने की कोशिश कीजिए, उतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ कुछ चैप्टर्स में डेफिनेटली डिफिकल्टी होगी, बट कुछ तो बेसिक हैं। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस, ये सब तो बेसिक हैं, वो आप कर सकते हैं। करंट अफेयर की बात करते हैं, 2 एरियाज हो जाते हैं। पहला तो जो 1 लाइनर आता है 100% एक्यूरेसी वाली, ठीक है, 100% एक्यूरेसी वाली। तो इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं जो आपके बैंडविड्थ से अलग आ जाए, यानी 6 से 8 महीने आपने कर रखे, कोई बाहर से आ गया, 1 साल पुराना आ गया, 10 महीने पहले पुराना आ गया, तो वो आप नहीं कर सकते। बाकी 6 से 8 महीने के जो बीच के आएंगे, अगर आपने कर रखा है तो 100% एक्यूरेसी होगी। तो इसको आपको अच्छे से टैकल करना है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या थोड़े से, तो वो आप बेस्ड ऑन दी नॉलेज जो थोड़ा बहुत गेन कर रखा है, थोड़ा बहुत ये कर रखा है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। जिस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चंस हमें आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं, वहाँ पर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक एज होगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, आप इंडियन एक्सप्रेस या एटलीस्ट, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एज देगा। अगर आप डेली हाफ एन आवर 1 आवर निकाल के बेसिक भी पढ़ पा रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इसमें देखिए एडिटोरियल ये सब अगर आप पढ़ते हैं तो वो पेपर 2 के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और बाकी जो कंटेंट पढ़ते हैं वो पेपर 1 के लिए यूज़फुल हो जाएगा। तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो इसलिए मैं अब रिकमेंड करूँगा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए।
अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन हाँ एक एज तो रहेगा न्यूज़पेपर पढ़ने पे, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है वो टाइम भी तो लग ही रहा है डेली, तो वो टाइम अगर आप कहीं और यूटिलाइज़ करते हैं तो बेनिफिट मिलता है। बट ठीक है, न्यूज़पेपर का एक रोल है, तो इसलिए अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पढ़िए, ठीक है। ये एक मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप हमने सारी चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से बात कर रखा है। हमेशा याद रखिए पेपर डिफिकल्ट आता है तो रिलेटिवली बाकियों से बेहतर परफॉर्म करना होता है। बाकियों से बेहतर परफॉर्म करने का सिंपल सा तरीका होता है, जो क्वेश्चंस डूएबल हैं उनको पहले कर लीजिए, ऐसे एरियाज़ को बहुत ही आराम से टैकल कर लीजिए जो इजी सवाल आए हैं, और उसके बाद फिर हम मॉडरेट पे आ जाते हैं, ठीक है। और बाकियों से रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा हमें एमसीक्यू एप्टीट्यूड चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम वहाँ पे सॉल्व कर पाएँ जो कि आमतौर पे बाकी स्टूडेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनको टैकल करने के लिए टेस्ट सीरीज़ या क्वेश्चन सॉल्विंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करनी है, तो एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए जितना हो सकता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, अभी से ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।